राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 जो कि साधारण अपवादों से संबंधित है, उक्त अध्याय की धारा 80 से 83 के विषय में पढ़ा था। आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 84, धारा 85 और धारा 86 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 84 में विकर्षित व्यक्ति के कार्य के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 85 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह मध्यता की प्रतीक्षा से संबंधित है और धारा 86 में ज्ञान की उपधारणा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। धारा 84 विकर्षित व्यक्ति का कार्य, तो धारा 84 के अंतर्गत विकर्षित को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति विकर्षित की हालत में कोई अपराध करता है तो उसे धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा और वह अपराधी नहीं माना जाएगा। अतः विकर्षित व्यक्ति को धारा 84 के अंतर्गत दायित्व से मुक्त रखा गया है। धारा 84 का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को जो धारा 84 में जो आवश्यक तत्व दिए गए हैं उनको साबित करने पर ही उससे धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उससे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उससे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न आवश्यक तत्व को साबित करना आवश्यक होगा। प्रथम जो आवश्यक तत्व है, कार्य को करते समय अभियुक्त विकर्षित का होना आवश्यक है। तो प्रथम आवश्यक जो शर्त है, आवश्यक तत्व यह है, कार्य को करते समय अभियुक्त विकर्षित का व्यक्ति होना आवश्यक है। वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या यह कि जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में असमर्थ था। यदि उक्त बातें साबित होगी तभी धारा 84 का लाभ अब मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अभियुक्त का विकर्षित व्यक्ति होना आवश्यक है। किसी अपराध को कारित करने के पूर्व या पश्चात उसके चित्त की क्या अवस्था थी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिस समय अभियुक्त ने अपराध किया उस समय उसका विकर्षित व्यक्ति होना आवश्यक है और किसी अपराध को कारित करने के पूर्व या पश्चात उसकी चित्त की क्या अवस्था थी, यह महत्वपूर्ण नहीं रखता। तो अपराध किए जाते समय यदि व्यक्ति विकर्षित था, इस कारण से वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या यह कि वह जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, यह जानने में असमर्थ था, तो ही धारा 84 का लाभ अभियुक्त को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और अपराध कारित करने के पूर्व या उसके पश्चात चित्त की क्या अवस्था थी, ये इसके तहत महत्वपूर्ण नहीं है। आपराधिक विधि में प्रतीक्षा के रूप में उन्मुक्ता को मान्यता देने के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। 1603 में बेवरेल के मामले में वाइल्ड बीस्ट का सिद्धांत, 1760 में लॉर्ड फेरर के मामले में गुड एंड इविल का सिद्धांत, 1800 में हेडफील्ड के मामले में डेल्यूज का सिद्धांत और 1840 में ऑक्सफोर्ड के मामले में राइट एंड रॉन्ग का सिद्धांत न्यायालयों ने प्रतिपादित किया। इसके पश्चात 1843 में मैकनाटेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। 1843 में
मैकनाटेन का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और उक्त सिद्धांत पर ही धारा 84 आधारित है। इस कारण धारा 84 में जो सिद्धांत दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, वह मैकनाटेन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण धारा 84 को मैकनाटेन के नियम से भी जाना जाता है। मैकनाटेन के मामले के तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त मैकनाटेन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट के निजी सचिव डर्मट को भूलवंश प्रधानमंत्री समझकर उसकी हत्या कर दी। उसने उन्मुक्ता का तर्क दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे दोषमुक्त कर दिया। इस निर्णय से इतना अधिक विवाद उत्पन्न हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उन्मुक्ता से संबंधित विधि को स्पष्ट करने के लिए अपने ही न्यायाधीशों में से एक विशेष समिति को बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा और न्यायाधीशों की इस समिति से 5 प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों के उत्तर को मैकनाटेन के नियम के नाम से जाना जाता है। तो जो समिति बनी, उस न्यायाधीशों की समिति से 5 प्रश्न पूछे गए और उस समिति ने 5 प्रश्नों के जो उत्तर दिए, उन्हीं को ही मैकनाटेन के नियम से जाना जाता है। अतः धारा 84 मैकनाटेन के नियम पर आधारित है। धारा 84 में विकृचितता शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि उन्मुक्ता। उन्मुक्ता शब्द के स्थान पर विकृचितता अभिव्यक्ति का प्रयोग करना अधिक उचित, संहिता निर्माताओं ने अधिक उचित समझा, क्योंकि उन्मुक्ता शब्द की परिधि बहुत सीमित है, जबकि विकृचितता शब्द अधिक विस्तृत अर्थ में लिया गया है। किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता विकृचितता हो सकती है, पर वह सदा उन्मत्ता हो यह आवश्यक नहीं है। अतः उन्मुक्ता और विकृचितता में फर्क है। उन्मुक्ता शब्द संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है, जबकि विकृचितता शब्द को अधिक विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया गया है। चिकित्सीय उन्मुक्ता और विधिक उन्मुक्ता। साधारणतः एग्जाम में इस संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 84 चिकित्सीय उन्मुक्ता पर आधारित है या विधिक उन्मुक्ता पर। तो धारा 84 के प्रावधान चिकित्सा उन्मुक्ता पर लागू होते हैं या विधिक उन्मुक्ता पर लागू होते हैं। तो धारा 84 में जो प्रावधान दिए गए हैं वह विधिक उन्मुक्ता या विकृचितता पर विकृचितता पर लागू है, न कि चिकित्सीय उन्मुक्ता पर। तो चिकित्सीय उन्मुक्ता और विधिक उन्मुक्ता में अंतर है। चिकित्सीय उन्मुक्ता चिकित्सीय आधारों पर निर्भर है, जबकि विधिक उन्मुक्ता में अभियुक्त को दोषमुक्त कराने के लिए न्यायालय में साबित किए जाने वाले आधारों पर निर्भर है। तो चिकित्सीय जो उन्मुक्ता है वह तो चिकित्सीय आधारों पर निर्भर है, जबकि विधिक उन्मुक्ता में अभियुक्त को दोषमुक्त कराने के लिए न्यायालय में साबित किए जाने वाले आधारों पर निर्भर है। तो धारा 84 में जो आवश्यक तत्व दिए गए हैं उनको साबित करने पर ही अभियुक्त को धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को उन्मुक्त अभिनिर्धारित किए जाने पर पर्याप्त चिकित्सीय कारण है तो ये मामला चिकित्सीय उन्मुक्ता का है, जबकि इस धारा के अंतर्गत विधिक उन्मुक्ता या विकृचितता का अर्थ यह है कि अभियुक्त द्वारा यह साबित किया जाए कि अपराध कारित करते समय विकृचितता के कारण वह या तो अपने कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था या ये जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। चिकित्सीय रूप से किसी भी व्यक्ति को स्वच्छित या उन्मत्त जो भी वह हो प्रमाणित किया जा सकता है, परंतु विधिक रूप से वह उन्मुक्त तभी अभिधारित किया जा सकेगा जब इस धारा के अंतर्गत विधि की आवश्यकता को साबित करने में वह सक्षम हो, जिसके आधार पर ही वह आरोप से दोषमुक्त किया जा सकेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल होता है
तो विधि ये उपधारणा करेगी कि अपराध कार्य करते समय वह स्वचित था, चाहे उस समय वह चिकित्सीय रूप से उन्मुक्त रहा हो। अतः धारा 84 में जो प्रावधान दिए गए हैं वह विधिक उन्मुक्ता पर लागू होते हैं, न कि चिकित्सक उन्मुक्ता को। और धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को यह साबित करना आवश्यक होगा कि कार्य करते समय अभियुक्त विकृचित था तथा वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या यह कि वह जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, यह जानने में असमर्थ था, तभी धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार कार्लिक मृगी या सिजोफ्रेनिया आदि से ग्रस्त व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसे धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा या नहीं। और इसी प्रकार सोमनेम बिल्यूजियम या निंद्रा भ्रमण की अगर बीमारी से ग्रस्त होते हुए कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा या नहीं। यदि अभियुक्त की उक्त बीमारी साबित हो जाती है तो उक्त बीमारी के साबित होने पर अभियुक्त को धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। उसे विकृचितता साबित करनी पड़ेगी या उसे अपनी बीमारी साबित करनी पड़ेगी कि वह अपराध कारित करते समय उपरोक्त बीमारी से ग्रस्त था, इस कारण से वह अपराध की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, जानने में असमर्थ था, तो ही उसे धारा 84 का लाभ मिलेगा, अन्यथा धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसमें मतता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। जब कोई व्यक्ति कुछ करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता, यदि कोई व्यक्ति मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता है या वह ये जानने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तो वह बात अपराध नहीं है। यदि जिस चीज़ से उसकी मतता हुई है वह उसे अपने ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई है, परंतु उसे यह साबित करना पड़ेगा कि जिस चीज़ से उसमें मतता हुई है वह उसे अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई है। इस धारा के अंतर्गत जो प्रतीक्षा दी गई है उसको मतपत्ता की प्रतीक्षा भी कहते हैं, और इस धारा के तहत प्रतीक्षा का लाभ लेने के लिए निम्न 3 आवश्यक तत्वों को साबित करना आवश्यक है। पहला, कार्य को करते समय अभियुक्त मतता के अधीन होना चाहिए। जिस समय अभियुक्त कार्य किया या जिस समय अभियुक्त ने अपराध किया उस समय वह मतता के अधीन होना चाहिए, और मतता के कारण अभियुक्त या तो अपने कार्य को जानने में समर्थ होना चाहिए या वह ये जानने में समर्थ होना चाहिए कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। जिस चीज़ से, तीसरी जो महत्वपूर्ण जो शर्त है, जिस चीज़ से अभियुक्त को मतता हुई वह उसे अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी होनी चाहिए। यदि उसके ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध अगर जो चीज़ उसे दी गई है तभी उसे धारा 85 का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध में से कोई सी भी बात पूर्ण होने पर यह प्रतीक्षा प्राप्त होगी, या तो ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दोनों में से कोई भी एक बात साबित की जाती है तो भी धारा 85 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। मतता किसी के ज्ञान के बिना तब होती है जब उसे मादक द्रव्य के अस्तित्व के बारे में जानकारी न हो। तो किसी के ज्ञान के बिना मतता तब होती है
जब उसे मादक द्रव्य के अस्तित्व के बारे में जानकारी न हो। जैसे जब कोई व्यक्ति दूध में कोई मादक द्रव्य मिलाकर अभियुक्त को दे दे और अभियुक्त उसे केवल दूध समझकर ही पी जाए, तो उसे अपने ज्ञान के बिना हो गई, और उसके ज्ञान के बिना अगर उसमें मतत्ता होती है और उस मतत्ता में अगर कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और धारा 85 का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मतत्ता किसी की इच्छा के विरुद्ध तब होगी जब उसे बलपूर्वक मादक द्रव्य दे दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक मादक द्रव्य देकर अगर उसमें मतत्ता उसको दे दिया जाए, जैसे जब कुछ लोग बलपूर्वक कोई मादक द्रव्य अभियुक्त के शरीर में प्रवेश कर दे, तो ये धारा दोनों बातों के पूरा होने की बात नहीं कहती। दोनों में से किसी एक के बात के साबित होने पर भी धारा 85 का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर मतत्ता दी गई है तो दोनों में से कोई एक बात साबित किए जाने पर ही धारा 85 का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस धारा के परंतु खंड से यह स्पष्ट होता है कि इस धारा के अंतर्गत स्वेच्छा मतत्ता प्रतिरक्षा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ड्रिंक कर लेता है या स्वेच्छा से मादक पदार्थों का ग्रहण कर लेता है, सेवन कर लेता है, तो स्वेच्छा मतत्ता प्रतिरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो स्वेच्छा मतत्ता प्रतिरक्षा नहीं है। धारा 85 के अंतर्गत अगर मतत्ता किसी व्यक्ति को होती है, वो उसे ज्ञान उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसके ज्ञान के बिना दी गई है, तो ही धारा 85 का लाभ मिलेगा। और अगर स्वेच्छा से मतत्ता में कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे धारा 85 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। तो धारा 86 को धारा 85 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 85 में मतत्ता की प्रतिशा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित करती है, और ये धारा कुछ विषयों के बारे में किसी भी परिस्थितियों में जिसमें मतत्ता का प्रश्न सम्मिलित होता है, ऐसे मामले जिसमें मतत्ता का प्रश्न सम्मिलित होता है, उसमें उपधारणा के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करती है। तो धारा 86 में उपधारणा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मतत्ता में हो, उस स्थिति में उपधारणा के बारे में धारा 86 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिए धारा 86 को धारा 85 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। संहिता में ऐसी कई धाराएं हैं जिसके अंतर्गत अभियुक्त को केवल तभी दोषित किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा विशिष्ट ज्ञान या आशय का साबित किया जाए। ऐसे मामलों में यदि यह साबित कर दिया जाए कि अभियुक्त ने मतत्ता के अंतर्गत कार्य किया है, तो ये उपधारणा कर ली जाएगी कि उसे अपने कार्य के परिणामों के बारे में उसी प्रकार से ज्ञान था जैसे कि उसे तब ये ज्ञान होता जब वह मत नहीं होता, जब तक कि ये साबित न कर दे कि जिस चीज़ से उसे मतत्ता हुई थी वह उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। तो ये धारा केवल ज्ञान की उपधारणा के बारे में ही सिद्धांत प्रतिपादित करती है, आशय की उपधारणा के बारे में नहीं। तो धारा 86 में ज्ञान की उपधारणा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित करती है, न कि आशय की उपधारणा के बारे में। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे मामलों में अभियुक्त के आशय के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जाती। तो आशय के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जाएगी, केवल ज्ञान के बारे में उपधारणा की जाएगी। अतः ऐसे मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के द्वारा विशिष्ट आशय उसी प्रकार साबित किया जाना आवश्यक है जैसे अन्य मामलों में साबित किया जाता है। तो धारा 86 को धारा 85 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 86 में ज्ञान की उपधारणा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अतः धारा 86 को हमेशा धारा 85 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो धारा 84 में विकृचित व्यक्ति या विकृचिता को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है, तथा धारा 85 में अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध
उसकी इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना कोई मतता हो जाए तो उसे धारा 85 के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। स्वेच्छा मतता को धारा 85 के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा, अतः स्वेच्छा मतता प्रतिरक्षा नहीं है। धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के लिए धारा 84 में जो आवश्यक तत्व का उल्लेख किया गया है उनको साबित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 85 का भी लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को यह साबित करना आवश्यक है कि कार्य करते समय वह मतता के अधीन था और मतता के कारण अभियुक्त या तो अपने कार्यों की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या यह जानने में असमर्थ था कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। परंतु जिस चीज से अभियुक्त को मतता हुई है वह उसे अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए। यदि वह स्वेच्छा से अगर वह मतता के अधीन हुआ है तो धारा 85 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार धारा 84 में अभियुक्त का अगर विकृतचित्ता की हालत में कोई अपराध करता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि अपराध कारित करते समय अभियुक्त विकृतचित्त था तथा वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या यह कि जो वह कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, यह जानने में असमर्थ था, तभी धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। थैंक यू।